अंतरिक्ष मलबा जिसे स्पेस डेब्रिस भी कहा जाता है, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में छोड़ी गई किसी भी मानव निर्मित वस्तुओं को संदर्भित करता है। इसमें निष्क्रिय उपग्रहों जैसी बड़ी वस्तुएं और पेंट के टुकड़े या रॉकेट लॉन्च से निकले हुए टुकड़े जैसे छोटे मलबे शामिल हैं। अधिकांश अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर के भीतर निम्न भूकक्षा में पाया जाता है। केपलर सिंड्रोम टक्कर से मलबे के अनियंत्रित प्रभाव से दूसरी टक्कर होती है, जिससे और अधिक मलबा बनता है और आगे यह प्रक्रिया होती रहती है। इसे केपलर सिंड्रोम कहा जाता है। अंतरिक्ष मलबा निपटान संबंधी प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं। बाह्य अंतरिक्ष शांति सहयोग पर समिति COPUOS 1958, स्वच्छ अंतरिक्ष पहल ESA 2012 द्वारा और लायबिलिटी एक्ट 1972, बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967। भारतीय प्रयास में इसरो सुरक्षित और सतत संचालन प्रणाली IS-4OM 2022 में प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इसरो SMA अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र 2020 में स्थापना की। कक्षा वह घुमावदार पथ है जिस पर अंतरिक्ष में एक पिंड जैसे कि एक तारा, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह या अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी अन्य पिंड के चारों ओर घूमता है। ऊंचाई के आधार पर कक्षा के प्रकार हाई और अर्थ ऑर्बिट HEO, इसकी ऊंचाई 35,786 किलोमीटर से अधिक। कक्षीय अवधि 24 घंटे। भूतुल्यकालिक अनुप्रयोग संचार उपग्रह GSAT श्रृंखला मौसम निगरानी प्रणाली में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO 2000 से 35,780 किलोमीटर ऊंचाई पर। कक्षीय अवधि 12 घंटे। अनुप्रयोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, ग्लोनास, गैलीलियो। लो अर्थ ऑर्बिट 160 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई। कक्षीय अवधि 90 मिनट। अनुप्रयोग में उपग्रह इमेजिंग, पृथ्वी अवलोकन, संचार उपग्रह, कॉन्स्टेंटेनियस अंतरिक्ष स्टेशन यहीं पर है। लो अर्थ ऑर्बिट में कार्य क्षमता के आधार पर कक्षा के प्रकार भू समकालिक कक्षा जियो अर्थ ऑर्बिट, एक उच्च पृथ्वी कक्षा जहां उपग्रह पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु के ऊपर स्थित दिखाई देते हैं। ऊंचाई 35,786 किलोमीटर। अच्छी अवधि 24 घंटे। अनुप्रयोग में मौसम निगरानी, संचार, नेविगेशन जैसे इनसाइट और GSAT श्रृंखला। ध्रुवीय कक्षा एक ध्रुवीय कक्षा जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है। इसकी ऊंचाई 200 से 1000 किलोमीटर है। कक्षीय अवधि प्रतिदिन 15 से 16 कक्षाएं। अनुप्रयोग में पृथ्वी अवलोकन, रिमोट सेंसिंग जैसे इसरो की कास्ट्रोसैट श्रृंखला। सूर्य समकालिक कक्षा SSO एक ध्रुवीय कक्षा जहां उपग्रह पृथ्वी पर एक ही बिंदु से दूसरे प्रतिदिन एक ही स्थान पर गुजरता है। 600 से 800 किलोमीटर ऊंचाई और लगभग 14 कक्षाएं प्रतिदिन। अनुप्रयोग जलवायु परिवर्तन अध्ययन और मौसम पूर्वानुमान संसाधन प्रबंधन में। ट्रांसफर ऑर्बिट्स अन्य कक्षाओं के बीच उपग्रहों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती कक्षाएं भिन्न हो सकती है। कक्षीय अवधि विभिन्न कक्षाओं के बीच स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग में सुदूर अंतर्ग्रही मिशनों में उपयोग किया जाता है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में 5 विभिन्न स्थानों पर है जहां सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करते हैं। गणितीय जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर ये बिंदु अंतरिक्षयान में पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्थिर स्थान प्रदान करते हैं। लैग्रेंज बिंदु L1
पृथ्वी और सूर्य के बीच उद्देश्य सूर्य का अवलोकन, जैसे आदित्य L1 मिशन भेजा गया। L2 बिंदु लैग्रेंज L2 में स्थान पृथ्वी के पीछे सूर्य के विपरीत। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड का अवलोकन व्यापक अवलोकन, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप। लैग्रेंज बिंदु L4 L5 L3 L4 L5 पृथ्वी और सूर्य के साथ समबाहु त्रिभुज पर। उद्देश्य भविष्य के मिशनों और अवलोकनों की संभावना। हेलो ऑर्बिट पृथ्वी चंद्रमा के जैसे पिंडों में लैग्रेंज बिंदुओं के चारों ओर 3 आयामी 3D आवधिक कक्षाएं हैं। इसे आमतौर पर L1 L2 L3 लैग्रेंज बिंदुओं से जोड़ा जाता है, जहां दो बड़े निकायों में गुरुत्वाकर्षण बल और अपेक्षित बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। उपग्रह आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों जैसे बड़े पिंडों की परिक्रमा करते हैं, जो प्राकृतिक हो सकते हैं। पृथ्वी का चंद्रमा एक कृत्रिम उपग्रह, जिसे विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित यान और रॉकेट का उपयोग करके विभिन्न कक्षाओं में रखा जाता है। कई तरह के अनुप्रयोग के लिए उपकरणों से सुसज्जित किया जाता है। किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। सूर्य के कारण उपग्रह के कारण पृथ्वी का अवलोकन का संचार और नेविगेशन इत्यादि अनुप्रयोग। किसी विशिष्ट स्थान की वनस्पति के क्लोरोफिल सामग्री की माप या आकलन, चावल के खेतों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा का आकलन, भूमि सतह के तापमान का मापन करना इत्यादि। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS पृथ्वी के वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, महासागरों का दीर्घकालिक अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान निगरानी, आपदा प्रबंधन आदि। उदाहरण के लिए कास्ट्रोसैट, ओसेनेट रिसोर्स सैट, EOS 04 नेविगेशन, भूस्थानीय सेवाएं, नेविगेशन आदि। उद्देश्य GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, बाइडू नाविक संचार उपग्रह में दूरसंचार प्रसारण सेवा, इंटरनेट सेवाएं। उदाहरण के लिए इनसैट, स्टारलिंक, वनवेव, GSAT 3.1, IRNSS नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक सैटेलाइट सिस्टम एक स्वायत्त क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो भारतीय क्षेत्र और भारतीय भूभाग के आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थानीय अवस्थिति संबंधी डेटा प्रदान करता है। IRNSS 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। मानक पोजीशनिंग सेवाएं जो सभी अवलोकनकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी तथा प्रतिबंधित सेवाएं जो केवल अनुमत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी। इसमें कुल 7 उपग्रह हैं। 3 हिंद महासागर क्षेत्र के ऊपर स्थित उपग्रह और 4 भू समकालिक उपग्रह शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नोडल एजेंसी जो अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्य करता है। वर्ष 1969 में स्थापित मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV का विकास और प्रक्षेपण करता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 2019 में स्थापित सरकारी निकाय यह इसरो और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी को सुगम बनाता है। उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान के विकास, वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं में भारतीय उद्योग स्टार्टअप को प्रोत्साहन करता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इसरो के
व्यावसायिक शाखा जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व के तहत कार्यरत है। इन स्पेस के साथ मिलकर उद्योग संघों को इसरो के कुछ क्षेत्रों या कुछ कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम बनाता है। उपग्रह प्रक्षेपण, ग्राउंड स्टेशन सेवाएं और डेटा विश्लेषण जैसी वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करता है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की व्यावसायिक शाखा वर्ष 1992 में स्थापित की गई। अंतरिक्ष उत्पादों, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों भंडारण को बढ़ावा देना तथा उनकी व्यावसायीकरण करना। भारत में स्पेस स्टार्टअप ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड 2012 में स्थापित उपग्रह निर्माण और संबंधित सेवाओं के लिए बेलाट्रिक एरोस्पेस 2015 में स्थापित उपग्रह प्रणोदन प्रणाली और प्रौद्योगिकियों के लिए आघात एरोस्पेस 2016 में उपग्रह डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण यान और प्रणोदन के लिए अग्निकुल कॉस्मोस 2017 में स्थापित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास के लिए मनस्तु स्पेस 2017 में स्थापित अंतरिक्ष के लिए हरित प्रौद्योगिकी जैसे वैकल्पिक ईंधन रिफ्यूलिंग स्टेशन और डी-ऑर्बिटिंग समाधान के लिए स्काई रूट एरोस्पेस 2018 में स्थापित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन और संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास के लिए सैटेलाइट 2018 में स्थापित उपग्रह संचार और संबंधित सेवाओं के लिए पिक्सल 2019 में स्थापित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का एक तारामंडल नक्षत्र समूह बनाने का कार्य। इसी तरह प्रक्षेपित यानों के प्रकार में प्रक्षेपित यान ईंधन चालित वाहन है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वायुमंडल से परे या तो पृथ्वी की कक्षा में या बाह्य अंतरिक्ष में किसी अन्य गंतव्य तक पहुंचाता है। भारत में प्रक्षेपण यान लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV 3 चरण, इसमें ठोस और द्रव पेलोड क्षमता 10 से 500 किलोग्राम कक्षाएं। निम्न भू कक्षा में LEO में भारत का सबसे छोटा प्रक्षेपण यान जिसे छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है। 2022 में इसका पहला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य PSLV की तुलना में कम कीमत और उच्च प्रक्षेपण दर पर छोटे उपग्रह का वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, इसमें 4 चरण है। ठोस, द्रव ठोस पेलोड क्षमता 1750 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट में और 1425 किलोग्राम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में कक्षाएं। सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा और भू समकालिक या भू स्थिर कक्षा। भारत का कार्यशील प्रक्षेपण यान जिसने कई उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसमें चंद्रयान 1 और कई संचार और सुदूर संवेदन उपग्रह शामिल हैं। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mark II, इसमें 3 चरण, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक। इसका वजन 2250 किलोग्राम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, 6 टन लो अर्थ ऑर्बिट में। भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा और भू निम्न कक्षा में। भू समकालिक कक्षा में भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम एक क्रायोजेनिक स्टेज का उपयोग करता है। कई संचार उपग्रह और चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जाता है। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 LVM-3, इसमें 3 चरण है, द्रव, ठोस और क्रायोजेनिक। 4 टन ट्रांसफर ऑर्बिट में और 8 टन लो अर्थ ऑर्बिट में। भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा और निम्न भू कक्षा में भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान जो भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और मानव अंतरिक्ष मिशनों को पूर्ण करने में सक्षम है। चंद्रयान 3 और गगनयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। रॉकेट प्रौद्योगिकी। साउंडिंग रॉकेट एकल या 2 चरण वाले ठोस प्रणोदक प्रक्षेपण यान होते हैं जिन्हें अनुसंधान उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को ऊपरी वायुमंडल में ले जाने के लिए निर्मित किया गया है। ये वायुमंडलीय स्थितियों, आयनमंडलीय अध्ययनों और अंतरिक्ष से संबंधित अन्य घटनाओं पर
मूल्यांकन डेटा प्रदान करता है। प्रारंभिक विकास में S-100 रूस और सेंटार फ्रांस का विश्व में पहला साउंडिंग रॉकेट रूस और फ्रांस द्वारा 1960 दशक में शुरू किया गया। इसरो की शुरुआत भारत ने 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थोम्बा में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट RH-500 लॉन्च किया, जिसने इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RSR कार्यक्रम 1975 में स्थापित RSR कार्यक्रम ने भारत में सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को समेकित किया। पेलोड: इन रॉकेटों में 8 से 100 किलोग्राम तक के विभिन्न पेलोड थे, जिनमें वायुमंडल, आयनमंडल और सौर विकिरण का अध्ययन करने के लिए उपकरण शामिल थे। रॉकेट का ईंधन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट ईंधन वह प्रणोदक होता है जिसका उपयोग रॉकेट को प्रक्षेपण के लिए आवश्यक बल प्रदान करने, वायुमंडल से होकर आगे बढ़ने और अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए किया जाता है। इसरो बेहद जहरीले और संक्षारक फ्यूल UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का उपयोग कर रहा है। इसे डर्टी कॉम्बो कहा जाता है। रॉकेट में प्रयुक्त प्रणोदन पॉपुलेंट यूज्ड इन रॉकेट। प्रणोदन एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक ईंधन और एक ऑक्सीकारक होता है, जिसका रॉकेट को थ्रस्ट प्रदान करने के लिए दहन किया जाता है। प्रणोदन के लिए ईंधन पर एक ऐसा पदार्थ जिसका ऑक्सीजन के साथ मिलन होने पर दहन होता है। तरल प्रणोदक रॉकेट के ईंधन और ऑक्सीकरण को अलग अलग संग्रहित किया जाता है तथा पाइप वॉल टर्बो पंप की एक प्रणाली द्वारा दहन कक्षा को पहुंचाया जाता है। वहां थ्रस्ट उत्पन्न करने हेतु उन्हें मिश्रित कर दहन किया जाता है। क्रायोजेनिक प्रणोदन तरलीकृत गैस है जिन्हें बेहद कम तापमान पर रखा जाता है। इसमें सबसे आम ईंधन तरल हाइड्रोजन LH2 और ऑक्सीजन तरल ऑक्सीजन LO2 या LOX है। भारत के सबसे भारी रॉकेट रबर के सहारे उड़ान भरते हैं। हाइड्रोक्सियल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन STPB एक रबर संधारित बहुलक पॉलीमर जो ठोस रॉकेट प्रणोदन में ईंधन बाइंडर और ऊर्जा स्रोतों दोनों की भूमिका निभाता है। यह अमोनियम परक्लोरेट को आपस में बांधता है और दहन के दौरान अत्यधिक प्रणोदन बल थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिससे PSLV के चरण और GSLV या LVM-3 के स्ट्रैप ऑन बूस्टर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो पाते हैं। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन क्रायोजेनिक ईंधन या ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ ईंधन या ऑक्सीकारक ये दोनों ऐसी गैसें हैं जिन्हें तरलीकृत किया गया है, बेहद कम तापमान पर रखा जाता है। ठोस और तरल सामान्यतः पृथ्वी पर तरल रूप में पाए जाते हैं। प्रणोदन रॉकेट चरणों की तुलना में क्रायोजिक चरण अधिक कुशल होते हैं और प्रति किलोग्राम प्रणोदन की दहन पर अधिक थ्रस्ट पैदा होते हैं। एयर ब्रीडिंग इंजन के दहन में एयर ब्रीडिंग इंजन पर्यावरण से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, रैमजेट और पल्स जेट एवं एयर ब्रीडिंग इंजन के उदाहरण हैं। उपयोग में आने वाली अन्य विधियों इनकी तुलना में अधिक भारी, कम कुशल और कम लागत प्रभावी है। गति की सीमा मैक संख्या सबसोनिक 0.8 से कम मैक, ट्रांससोनिक
0.8 से 1.2 मैक संख्या के बीच सुपरसोनिक भारत 1.2 से 5 मैक संख्या, हाइपरसोनिक 5 से 10 मैक संख्या, हाइपरसोनिक 10 से 25 मैक संख्या। एयर ब्रीडिंग इंजन के प्रकार रैमजेट एक प्रकार का एयर ब्रीडिंग जेट इंजन है जो घूमने वाले कंप्रेसर के उपयोग के बिना दहन किया जाने वाला वायु को संपीड़ित करता है। सुपरसोनिक गति पर रैमजेट सबसे कुशल होते हैं और लिविंग हाइपरसोनिक रैमजेट एक प्रकार का एयर ब्रीडिंग जेट इंजन है जो घूमने वाले कंप्रेसर के उपयोग के बिना दहन के लिए आने वाली वायु को संपीड़ित करता है। सुपरसोनिक गति पर रैमजेट सबसे कुशल होते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक गति पर वे प्रभावशाली होते हैं। स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन से बेहतर क्योंकि ये सुपरसोनिक दहन का उपयोग करते हुए हाइपरसोनिक गति से उत्पन्न होता है, हाइपरसोनिक गति से चल सकता है। डुअल मोड रैमजेट DMRG ये एक प्रकार का जेट स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन से बेहतर क्योंकि ये सुपरसोनिक दहन का उपयोग करते हुए हाइपरसोनिक गति से चल सकता है। डुअल मोड रैमजेट DMRG ये एक प्रकार का जेट इंजन है जो मैक 4.8 की रेंज पर रैमजेट से स्क्रैमजेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहन मोड दोनों में कुशलतापूर्वक कार्य करने की अनुमति देता है।